नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो से संबंधित एक नए सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं तथा उन छात्रों को हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वे प्लेटो से संबंधित जो 2 वीडियो पहले बन चुका है उन्हें अवश्य देख लें ताकि क्रमवार प्लेटो के विभिन्न सिद्धांतों को वे जान सकें और टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो गलत ना होने पाए। तो चलिए आज हम लोग प्लेटो के एक ऐसे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। द थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है तथा उसके इस सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि प्लेटो का सिद्धांत क्या है। प्लेटो अपना शिक्षा सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में करता है तथा रिपब्लिक में वह संरक्षक वर्ग अर्थात शासक वर्ग की शिक्षा पर इतना विस्तार से वर्णन करता है कि प्रसिद्ध विद्वान रूसो को यह कहना पड़ा कि प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह स्टेटमेंट भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। आशा करते हैं कि आप यदि नोट्स बुक बना रहे होंगे तो इस स्टेटमेंट को आप हेडलाइन कर लें। आगे प्लेटो अपने सिद्धांत का विवेचन जो करता है शिक्षा सिद्धांत का, उसका उद्देश्य राज्य के मूल आधार न्याय प्राप्ति करना था। वह कहता है कि आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति 2 आधारों पर हो सकती है। चलिए उसकी भी चर्चा कर लें कि प्लेटो ने राज्य में न्याय प्राप्ति के लिए जो 2 आधार बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्लेटो ने जो प्रथम आधार बताया है वो ये है कि प्लेटो राज नियंत्रित शिक्षा पर बल देता है, अर्थात वो कहता है कि शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित और सुनियोजित होनी चाहिए तथा दूसरी व्यवस्था वो देता है कि साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का विचार था कि शिक्षा प्रणाली द्वारा ही आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक तथा संरक्षक के साथ साथ सैनिकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। प्लेटो शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया, तो आप समझ गए होंगे कि प्लेटो शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है तथा आगे वो कहता है कि एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत की योजना को 2 भागों में बांटकर विवेचना करता है। वो उसकी शिक्षा योजना के 2 भाग कौन हैं? वह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा 2 भागों में अपने शिक्षा सिद्धांत की योजना को बनाता है। वह प्राथमिक शिक्षा के विषय में कहता है कि प्राथमिक शिक्षा राज्य के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगी तथा इसकी अवधि वह 6 से 18 वर्ष निर्धारित करता है तथा प्राथमिक शिक्षा का उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि राज्य के नागरिकों के भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना था तथा प्राथमिक स्तर पर उसने शिक्षा के लिए 2 पाठ्यक्रम निर्धारित किए थे। उसे जान लेते हैं कि वो 2 पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक स्तर पर उसने व्यायाम विषय
व्यायाम और संगीत विषय की शिक्षा देने पर बल देता है। प्लेटो ने अपने इस विषय व्यायाम और संगीत का व्यापक अर्थों में प्रयोग करता है। व्यायाम से उसका आशय ये है कि ऐसे नागरिक इससे उत्पन्न होंगे जिससे देश के लिए एक श्रेष्ठ सैनिक मिल सकें, तथा संगीत शिक्षा का उसका उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा वह राज्य के नागरिकों को नृत्य, संगीत, कविता पाठ व सभी ललित कलाओं की शिक्षा प्रदान करता है। ये था प्लेटो का प्राथमिक शिक्षा योजना। अब हम प्लेटो के दूसरे प्रकार की जो शिक्षा थी, जिसका दूसरा भाग योजना का था, वो था उच्च शिक्षा। उस पर भी विचार करेंगे। प्लेटो की उच्च शिक्षा शासक या संरक्षक वर्ग के लिए ही थी, तथा उच्च शिक्षा में स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। और उच्च शिक्षा के लिए जो उसने पाठ्यक्रम निर्धारित किया था, उसे भी हम जान लें कि उच्च शिक्षा में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। तो पहला गणित विषय था, दूसरा नीति शास्त्र, और तीसरा विषय ज्योतिष था, और चौथा विषय दर्शन था। प्लेटो गणित को दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी कहता है, और उसकी उच्च शिक्षा 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, तथा इस शिक्षा का जो प्रथम काल उसने निर्धारित किया था, वह 20 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष तक था, अर्थात 10 वर्ष की अवधि का उसका प्रथम काल था। इसमें संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती थी, तथा 30 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती थी। परीक्षा में जो विद्यार्थी असफल होते थे, क्या होते थे? असफल होते थे, उन्हें वह कहता है कि ये राज्य के साधारण अधिकारी बन सकेंगे, तथा जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल होते थे, उन्हें अगले 5 वर्ष अर्थात 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। 30 से 35 वर्ष की जो अवधि थी, अर्थात 5 वर्ष का जो ये काल था, उसमें वह 3 विषयों पर बल देता है, अर्थात गणित, दर्शन तथा तर्कशास्त्र की विशेष शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी, तथा द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाता था। उसकी शिक्षा व्यवस्था यहीं पर नहीं रुकती है, वह आगे की शिक्षा अर्थात उच्च शिक्षा की तीसरी अवधि का भी उल्लेख करता है, जो कि 35 वर्ष के बाद 50 वर्ष की आयु तक चलती है, अर्थात 15 वर्षों का ये काल होता है। 35 वर्ष की आयु में भी एक परीक्षा ली जाती थी। जो विद्यार्थी इसमें सफल होते थे, वे आगे 15 वर्ष की शिक्षा के योग्य माने जाते थे, और इस 50 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों को वह दार्शनिक शासक बनने का अधिकार देता है, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरें तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखें, ऐसे विद्यार्थियों को ही वह दार्शनिक शासक बनने का अधिकारी मानता है। अतः आप समझ गए होंगे कि प्लेटो का जो शिक्षा योजना थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, उसको भली भांति आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए अब हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उस पर भी चर्चा कर लें। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की पहली मुख्य विशेषता यह है कि उसकी शिक्षा राज नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा थी। पहली शिक्षा उसकी क्या थी? राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की वह व्यवस्था करता है। तथा प्लेटो की शिक्षा की दूसरी विशेषता यह थी कि वह
व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक गुणों अर्थात व्यक्ति में सर्वांगीण विकास करना चाहता है। तथा प्लेटो के सिद्धांत की तीसरी विशेषता ये है कि प्लेटो की शिक्षा स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए प्रदान करता है। तथा चौथी विशेषता प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की ये है कि वह अपने शिक्षा सिद्धांत को दो भागों में प्राथमिक व उच्च शिक्षा में विभाजित करना उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और उचित भी था। चलिए अब हम उसके सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचना की जाती है उस पर भी चर्चा कर लें। प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना का प्रमुख आधार ये है कि प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था की सिद्धांत का उल्लेख किया है उसमें वह सैनिक तथा शासक वर्गों की शिक्षा पर इतना अधिक बल देता है कि एक प्रसिद्ध विचारक सेवाइन हैं, उन्हें कहना पड़ा कि केवल अच्छे शासकों या सैनिकों से देश का कल्याण नहीं होता है। ये वो प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना करते हैं। दूसरा उसके शिक्षा सिद्धांत की आलोचना का आधार ये है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में साहित्य की उपेक्षा की तथा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की तीसरी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत का जो शिक्षा का क्रम निर्धारित किया है उसकी अवधि इतनी लंबी और खर्चीली है कि जिसे व्यवहारिक जीवन में नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि उसने शिक्षा की अवधि 6 से लेकर 50 वर्ष तक निर्धारित की है। और पांचवा आधार उसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि वह राज्य की आवश्यकताओं पर उसकी शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक बल देती है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। उसका पूरा शिक्षा सिद्धांत राज्य की आवश्यकता पर ही निर्धारित था। इन आधारों पर विभिन्न विद्वानों ने उसकी आलोचना की है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को भली भांति समझ लिया होगा। यदि आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में उसके शिक्षा सिद्धांत से कोई प्रश्न बनेगा तो आप सही उत्तर करके आएंगे। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। हमारा टॉपिक होगा प्लेटो का साम्यवाद, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।